वे पिक्सल। सर ने आज हमारे रिएक्ट की सेकंड क्लास ली है, उसमें बताया कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, कंपोनेंट्स का यूज अपन क्यों करते हैं और कंपोनेंट्स जो है किस काम में आते हैं। जो आज की क्लास रहेगी वो कंपोनेंट्स के ऊपर रहेगी कि कैसे अपन इनको काम करते हैं, कैसे बनाते हैं। और अपने सेल्फ नॉलेज के लिए सर ने बताया कि गिट पे जो गिटहब होता है उस पे कोड कैसे पुश करते हैं और अपनी खुद की जो ब्रांच होती है वो कैसे बनती है। चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास की तरफ। थैंक यू। कैसे रेंडर कराते हैं एक वेबसाइट के ऊपर। तो बेसिकली होता क्या है ना कि एचटीएमएल तो अपन जावास्क्रिप्ट में लिख नहीं सकते। आप लोगों को याद होगा अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट यूज करी होगी, तो जब अपन एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर डाल के फिर ही अपन वो उसको जो ब्राउज़र होता है वो रीड करता है एज़ अ जावास्क्रिप्ट। तो उसके अंदर अपन एचटीएमएल तो लिख नहीं पाते। तो रिएक्ट के थ्रू जब अपन जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल लिखते हैं, वो चीज़ पॉसिबल होती है जेएसएक्स के थ्रू। जैसे अगर मैं आपको बैकएंड समझाऊँ, तो जैसे अ, ये अपने जो मेन फाइल होती है ना रिएक्ट की, एक्स, ये देख रहे हो आप, एक 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 एलिमेंट क्रिएट हो रहा है ये, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ऐसे कर करके अपन को है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल रेंडर करना पड़ता है। तो ये अगर ऐसे अपन करने लग जाएंगे ना, एक एक टैग को, एक एक एलिमेंट को जे एचटीएमएल में, तो बहुत टाइम टेकिंग, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए जेएसएक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था इसके अंदर। जेएसएक्स में क्या होता है कि जेएसएक्स अपने आप एचटीएम मतलब जो जावास्क्रिप्ट होती है वो जेएसएक्स को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर पाती है बैबल के थ्रू। बैबल होता है रिएक्ट में कंपाइलर होता है। देखो अगर इसमें शायद मेरे हिसाब से इंस्टॉल भी होता है बैबल। इसके अंदर नहीं होता होगा, बट बैबल क्या करता है, जेएसएक्स को एचटीएमएल में कन्वर्ट कर देता है जब वो स्क्रीन पे जाता है, मतलब ब्राउज़र में जाता है। तो जा इसके अंदर डिफरेंस कुछ भी नहीं है। एक तो इसका ये रूल होता है कि इसको आपको एक मेन स्क्रिप्ट टैग के अंदर है ना एनक्लोज करना पड़ता है। जो पूरा कोड होगा ना वो एक टैग के अंदर होगा। जैसे एचटीएमएल में तो अपन हेड बॉडी के अंदर कितने भी टैग बनाते हैं, जरूरी नहीं उसका पेरेंट टैग हो। जैसे अपन अभी इसको रेंडर कर रहे हैं ना, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये अपन ने उस दिन ही लगाया था। ये इसका मेन टैग है ना। इसके अंदर है जितने भी डिव या फिर जितने वो बने हुए हैं, ये पेरेंट है। इसको मैं अगर कमेंट कर दूं और इसको भी मैं कमेंट कर दूं, है ना, अब देखो ये रेंडर ही नहीं हो रहा। देख लो एरर क्या आ रहा है। JSX मस्ट हैव अ पेरेंट एलिमेंट, मतलब JSX का जितना भी जो कोड होगा ना दैट शुड बी इन अ पेरेंट एलिमेंट। तो अगर मैं इसको किसी पेरेंट एलिमेंट में डाल दूं तो देन वो JSX का सिंटेक्स फॉलो हो जाएगा वहां पे। जैसे ही मैंने इसको एक पेरेंट एलिमेंट में डालना है, कुछ भी हो सकता है खाली, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि खाली फ्रेगमेंट भी हो सकता है ये। तो जब तक ये एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर है तो इसको ये JSX मानेगा। अगर आपने इसका पेरेंट एलिमेंट हटा दिया और सेपरेट टैग्स या सेपरेट एलिमेंट्स बना दिए, तो वो जावास्क्रिप्ट के JSX के मतलब क्राइटेरिया के बाहर चला जाता है। बेसिक सा ये काम है, ये यही एरर दे देगा, रन ही नहीं होगा वो। इसलिए JSX में एक तो ये चीज होती है कि इसको अपन को एक पेरेंट एलिमेंट देना पड़ता है, जैसे कि इसमें दे रखा है। ठीक है, एक तो बेसिक डिफरेंस इसका ये है। दूसरा डिफरेंस इसमें होता है, जैसे आप ये देखोगे स्टाइल का। HTML में अपन स्टाइल वैसे देते हैं, डाल के टैग्स लगा के डायरेक्ट ही दे सकते हैं उसके अंदर, इनलाइन जो CSS होती है। बट इसमें अपन को है ना ऑब्जेक्ट वाइज देना पड़ता है। तभी मैंने इसको ये दे दी। अभी मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक दे रखा है ना। अभी इतना तो डिजाइन खैर हो ही जाएगी, आई डोंट नीड टू गो इन डिटेल। ठीक है, ये नन हो गई। ठीक है, तो इसमें देने का अगर आपने कराओ देखोगे तो स्टाइल लिख के, और ये ऑब्जेक्ट्स में अपन को डिफाइन करना पड़ता है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती है एज अ स्ट्रिंग। जो भी इसकी वैल्यू होती है, अभी मैं यहाँ पर और भी अगर देना चाहूंगा डिस्प्ले नन या जो भी देना चाहूँ वो दे सकता हूँ।
तो कलर रेड है, मुझे अगर दो प्रॉपर्टीज देनी है, यहाँ पे देके दिखाता हूँ। कलर रेड है और डिस्प्ले मैं दे देता हूँ नन। ये ऐसे दो प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ मैं। वो चला गया, यहाँ पे था बेसिकली। तो अगर मुझे दो प्रॉपर्टीज देनी है, दो एट्रीब्यूट देना है, तो मैं ऐसे कॉमा कर करके दो ब्रैकेट्स के अंदर दूंगा। स्टाइल के अंदर पहले तो एक ब्रैकेट आता है, फिर दूसरा ब्रैकेट। जैसे अगर आपको देखो, ये स्टाइल लिखोगे आप, स्टाइल के अंदर एक ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट, फिर आपको जो भी प्रॉपर्टी देनी है, जैसे कलर फॉर एग्जांपल, फिर ये सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद आप इसका जो भी है रेड कर दो। तो ये ऐसे इसके अंदर अपन डिजाइन दे सकते हैं। करेंगे अगर अपन सेट, दिस विल बी चेंज टू रेड। ये मेन तीन डिफरेंस होते हैं जेएसएक्स के। और इसके अंदर ये वाला सीन होता है कि जैसे एचटीएमएल के अंदर तो अपन कभी भी है ना लिख नहीं सकते कि एचटीएमएल यहाँ पे अपन, इसके अंदर आप कहीं पर भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, कहीं पर भी। ये आपको मना नहीं करेगा। इसके अंदर प्रोविजन होता है टू यूज जावास्क्रिप्ट एनीवेयर इन दिस रेंडर कंपोनेंट। ये जो रेंडर, ये जो ऐप का जो रिटर्न कर रहा है ना, इसके अंदर आप कहीं पर भी जेएसएक्स जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो और ये क्लास नेम का होता है। ये क्लास नेम का अपन ने डिफरेंस उस दिन भी देखा था कि क्लास को क्लास नेम कर दिया गया है इसमें। तो जो भी आपको क्लास देनी है वो क्लास नेम के अंदर आती है। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी जो भी चीजें नहीं आएंगी वो अपन करते करते सीखेंगे। ठीक है। तो अब मैं ना दो तीन कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। कंपोनेंट का तो अपन ने देख लिया था। एक मैं आपको कंपोनेंट का यूज बताता हूँ कि अपन रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट क्यों यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर आप नोटिस करोगे, अपन जब एचटीएमएल में करते हैं, अगर मुझे एक पेज में ये वाला जो, मान लो ये डिव है, अगर मुझे बार बार चाहिए, जैसे अपन कार्ड वगैरह बनाते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि अपन इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि ये चीज मुझे वापस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल दिस, आई वॉन्ट टू रिपीट दिस मल्टीपल टाइम्स। एक सेकंड। तो अगर मुझे इसको मल्टीपल टाइम्स करना है तो मैं क्या करता था, कॉपी पेस्ट। अगर मुझे इसको मल्टीपल टाइम्स करना है तो मेरे पास तरीका है, एक तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं, है ना, कितनी बार भी कर दूंगा ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो आप, ये अपन तरीका फॉलो अभी तक करते हुए आए हैं। एचटीएमएल में जो करते थे अपन, यही करते थे। अगर अपन किसी किसी भी कोड को बार बार, कोई मान लो कार्ड है, कोई वेबसाइट में कार्ड बना है, अगर अपन उसको मल्टीपल करना होता था, तो अपन वो डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के उसको बार बार पेस्ट कर देते थे, तो वो मल्टीपल दिख जाते थे। बट आप खुद इमेजिन करो, अभी तो इतना सा कोड है, अगर मेरे पास ये एक ही कोड, ये जो एक कार्ड है, ये 1000 लाइन का होता, और मुझे पता भी नहीं है वो जैसे अपन शॉपिंग वेबसाइट होती है, शॉपिंग वेबसाइट में प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कोई फिक्स तो है नहीं, वो सेलर ऐड करता रहता है, उसके अंदर वो ऐड होते रहते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड होते रहते हैं। तो अगर वहां पे ये वाला फंडा अगर चलता, तो पता ही नहीं चलता ना। एक तो हजार हजार लाइन है वापस से। अब मैंने एक एक अगर आप खुद नोटिस करो, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक कोड को बार बार लिखा गया, बार बार कॉपी कर दिया, बार बार कॉपी कर दिया उसको मल्टीपल टाइम्स दिखाने के लिए। तो ये कितना लंबा प्रोसेस हो गया और कितना वेस्ट हो रहा है, इसमें रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं, बार बार कोड लिख रहे हैं। और प्रोग्रामिंग का सीधा सा फंडा है कि जितना एक कोड अगर मुझे बार बार यूज करना है, तो उसको रीयूजेबल बनाना पड़ेगा मुझे। अगर मैं एक कोड ऑलरेडी बना हुआ है, अभी तो फंक्शंस बनाए थे, फंक्शंस बनाने का यूज यही था कि मुझे एक कोड बार बार ना लिखना पड़े। मैंने अगर एक कोड एक फंक्शन में लिख दिया, अगर मैंने एक फंक्शन बना दिया 2+2 का, और मैंने उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर दिया 1 और 1, तो मैं उसको जहां पर भी पूरे एप्लीकेशन में चाहूँ वो ये वाली कैलकुलेशन यूज कर पाऊँ, उसको मुझे बार बार ना लिखना पड़े। वही सेम फंडा कंपोनेंट में काम करता है। तो ये बार बार लिखने का तरीका एक तो ये है, और एक मैं आपको बताता हूँ और दूसरा तरीका क्या है। ये एक बार ही लिखा रहेगा, है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने जहां पर ये कंपोनेंट बनाया है ना, मतलब जहां पे कॉल किया है, ये तो फंक्शन बनाया है, फंक्शन नहीं कहेंगे इसको, कंपोनेंट कहेंगे। और कंपोनेंट का एक और रूल सबसे बड़ा ये होता है कि
कंपोनेंट जब भी बनाया जाता है ना, उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और फंक्शन का हमेशा पहला जो लेटर होगा ना वो स्मॉल होगा। ऐसा है नहीं कि अगर मैं इसको स्मॉल कर दूंगा तो भी ये चलेगा, बट एक उसका आइडेंटिफिकेशन ये है कि कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, और फंक्शन का हमेशा स्मॉल होगा। तो दूसरा तरीका ये है कि मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल, ये अपना कंपोनेंट कॉल किया है, अब मैं चाहूँ तो इसको बार बार कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखो आप, कहाँ तो मैं 1000 लाइनें कॉपी करता, ये तो अभी 4 लाइनें, तो आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, इट्स डूएबल, अपन 5-10 लाइनें वापस से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ी डील नहीं है। पर जहां पर कंपोनेंट 1000 1000 लाइनों के होते हैं या 2000 लाइनों के, तो आप वो करोगे तो वो आपका प्रोजेक्ट ही चलेगा ही नहीं, वो लोड ही इतना ले लेगा रीड करने में। अब ये देखो सेम चीज मैंने, अब मैंने कोड को बार बार कॉपी नहीं किया है, कोड अभी भी सेम वही है, जस्ट मैंने उसको इसको बार बार कॉल करा है, तो इसीलिए कंपोनेंट्स यूज आते हैं। कंपोनेंट्स का फंडा यही था। अब मैं इसको जहां पर भी चाहूँ ना, जिस भी पेज पे चाहूँ वो यूज कर सकता हूँ पूरे तो इसके एप्लीकेशन में। अंदर माधव, हाँ सर, इसके अंदर कंटेंट चेंज करना हो तो फिर? वो सर वही अभी बात करेंगे अपन, जैसे अभी तो ये फिक्स्ड कंटेंट है इसके अंदर, हाँ पर हाँ। जैसे कार्ड्स होते हैं, एक एप्लीकेशन में कार्ड होते हैं, तो अगर एक कार्ड में नाम माधव आ रहा है तो एक में रोहित आ हम्म रहा होगा, एक में भूपेंद्र आ रहा होगा, तो उसके हम्म लिए अपन को उस कार्ड में डायनेमिकली डेटा भेजना पड़ता है। जो तो एपीआई उसमें जिसको बोलते हैं, है, जिसको एपीआई बोलते हैं। हाँ नहीं, एपीआई से तो अपन को डेटा मिलता है हम्म ना। अब मेरे को मान लो एक कार्ड बनाना है, जो भी अपन अभी वही करेंगे। मैंने एक कार्ड बनाया है, ये मेरे पास कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, अपन इसको बना के देख लेते हैं। एक कंपोनेंट बना रहा हूँ मैं एक कार्ड का, वही बताऊंगा मैं कि ठीक है ठीक एक है। अपन डायनेमिक, और एपीआई कहाँ पे काम आती है ना, और अपन को क्या करना होता है। अपन अभी एपीआई कॉल नहीं करेंगे, जस्ट एपीआई का स्टैटिक डेटा ले लिया मैंने। अभी ये कंपोनेंट बना रहे हैं अपन, कंपोनेंट बनता कैसे है। ये कंपोनेंट बनाया मैंने, रिएक्ट को अपन को इंपोर्ट करना पड़ता है जब भी अपन एक नया कंपोनेंट बना रहे हैं। इसमें एक और अभी फंडा आएगा प्रॉप्स का, वो भी अपन डिसाइड करेंगे। ये देखो मैंने नया कंपोनेंट बनाया कार्ड के, ये मैंने बना हुआ है, बस लिख रहा हूँ ताकि अपन को एक बार वो समझ में आ जाए। कार्ड में सी बड़ा होता है क्योंकि कंपोनेंट है। ये अपन एक एरो फंक्शन बनाते हैं, एरो फंक्शन में एरो फंक्शन बना रहा हूँ बेसिक सा। ठीक है, ये एरो फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब अपन अपन को पता ही है कि अपन कंपोनेंट में हमेशा वैल्यू रिटर्न करते हैं। ये मैंने रिटर्न किया, ये रिटर्न करके मैं कार्ड बना रहा हूँ बेसिक सा। ये डिव बनाया, डिव के अंदर स्टाइल, स्टाइल डाल दी मैंने। ये मैं इनलाइन अभी वो सीएसएस कॉपी कर दूंगा। ये अभी ये मैं ले रहा हूँ स्टाइल में से, मतलब इंटरनल सीएसएस डाल देंगे अपन इसमें। ठीक है, अब अपन इसमें एक तो पैरामीटर अपन ने ये ले लिया डिव के अंदर, क्योंकि पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट इसका एलिमेंट होना चाहिए, वो एक अपन ले लेते हैं h3 इसमें लिया हुआ है। ये टाइटल है ना, ये टाइटल है। अब ये देखना, ये आएगी वैल्यू डायनेमिक, ये मैं फिक्स नहीं लूंगा। तो ये होते हैं प्रॉप्स, यहां से लूंगा मैं प्रॉप्स मतलब एक जो फंक्शन में अपन पैरामीटर बनाते हैं ना, जो अपन ने फंक्शंस बनाए हैं, ये समझ लो कि ये पैरामीटर्स हैं, ये फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। प्रॉप्स और कुछ भी नहीं होते। प्रॉप्स मींस पैरामीटर्स, है ना, जो फंक्शन बनाते टाइम अपन जो पैरामीटर्स बनाते हैं वो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इसको भी मैं ऐड कर दूंगा, इसको भी हटाओ। ये टाइटल है। अब मेरे को ये पैरामीटर यहाँ पे है क्योंकि ये डायनेमिक आएगा मेरे पास। ये जब मैं इस फंक्शन, इस पैरामीटर को कॉल, इस कंपोनेंट को कॉल करूंगा तब मेरे पास ये डायनेमिकली आ जाएगी वैल्यू, जिससे वो टाइटल्स, क्योंकि हर कार्ड के अलग होंगे इसलिए इसको ये तरीका होता है लिखने का ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि डायनेमिक वैल्यू है। अभी ये पैरामीटर इसको लेगा, स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, अच्छा तो भाई ये हो गया टाइटल, टाइटल हो गया। पी में एक पी टैग ले लिया मैंने, डिस्क्रिप्शन,
और ये हो गई डेट। ये भी डायनेमिक वैल्यू है। अब ये मैंने क्यों ये ब्रैकेट में इसलिए लिया है क्योंकि डायनेमिक, ये फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। अपन पहले जो कार्ड बनाते उसमें तो फिक्स वैल्यू लेते थे, इसमें डायनेमिक आएगी। अब ये मैं स्टाइल कॉपी कर रहा हूँ, इसको बनाने का कोई सेंस है नहीं। ठीक है, ये मैं इस कंपोनेंट के अंदर रख सकता हूँ। ये रिटर्न नहीं होगा, और ये मैंने इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट भी मैं आपको बता दूंगा एक्सपोर्ट होता क्या एग्जैक्टली। रन करके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, अभी देखो ये सही अच्छी चीज है, अपन ये देख लेते हैं। अगर मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करता हूँ ना, यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, तो इस कंपोनेंट के अंदर वही यूज आएगा जो अपन इस फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। अभी इसने इसको नॉट रीचेबल क्यों बताया? क्योंकि मैंने इसको इसको इसी कंपोनेंट के अंदर ले लिया। पर अगर मैं इसको बाहर लेता हूँ तो वो इसको रीच करेगा, क्योंकि जो भी यहाँ से जो वेरिएबल डिटेक्ट करता है ना, ये यहाँ के बाहर के करेगा। अभी मैंने एक कंपोनेंट बना दिया इसका। ये स्टाइल अपन डायरेक्ट CSS फाइल से भी ले सकते हैं, बट वो अपन देखेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने इस फाइल को ले लिया, ये इसकी डिजाइन है, मैंने पहले ही बना के रखी थी। तो ये कंपोनेंट अभी रेडी है ना। अभी अपन देख लेते हैं कैसा दिखेगा एक बार। ये ऐप में ही कॉल करेंगे इसको। चलो इंडेक्स में कॉल कर लेते हैं। ये मैं करता हूँ इसको यहाँ पे इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम कार्ड। ठीक है, ये इसको कॉल करने का तरीका होता है। ठीक है, ऐसे अपन कॉल करते हैं किसी भी। अभी अपन ने इस कंपोनेंट कॉल करा था, अपन ने इसको कॉल कर लिया। अभी ये कार्ड बन के आ गया, अगर आप देख सकते हो तो, है ना। अब इस कार्ड में वैल्यू क्यों नहीं है, ऑल्दो अपन ने वैल्यू। अभी अगर इसमें भी आप लोगों को डाउट लगे तो आप बता देना। ये कार्ड मैंने बनाया है, इसमें कोई स्टैटिक वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको स्टैटिक कर देता हूँ ना वैल्यू को, ये देखो अभी मैंने इसको ये बना दिया। कृष्णकांत, अगर मैं इसको टाइटल को टाइटल लिख देता हूँ तो ये देखो टाइटल आ गया, है ना। अभी अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे स्टैटिक की डायनेमिक वैल्यू कैसे आती है। अभी मैंने इसको डायनेमिक रखा है। अभी ये एक डायनेमिक कंपोनेंट है, इसके अंदर ये जो सारी वैल्यूज आएंगी ये डायनेमिकली आएंगी, है ना। अभी अपन देखते हैं कैसे आती है। अब जैसे मेरा ये वाला है इंडेक्स कार्ड, ठीक है। अभी ऐसा करता हूँ, मैं ऐप के अंदर इस कार्ड को कॉल कराता हूँ, लेट इट दिस बी। अब ये मेन कंपोनेंट ऐप ही है। अब जरूरी नहीं है, जैसे अपन ने देख रहे थे ना कि अपन कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि मैं इसको यहीं पे कॉल करूं।
अभी मेरे पास ये रीयूजेबल कंपोनेंट है, मैं इसको पूरी एप्लीकेशन में इस कार्ड को कहीं भी यूज कर सकता हूँ और मुझे उस कोड को लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। अभी मैं इसको ऐप में ही चलने देता हूँ और ये कार्ड को मैं ऐप ऐप वाले कंपोनेंट में कॉल करता हूँ। तो बेसिकली काम यही है, कंपोनेंट को इधर से उधर कॉल करना, इधर से उधर उठा के पटकना, और कुछ भी नहीं है इसमें। अभी मैं इस कंपोनेंट अरे यार अभी मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे बुला के, है ना, कि यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। कंपोनेंट को आया, इंपोर्ट करना, आपको इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक फंडा होता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ अगर कोई को कंफ्यूजन हो। ये होता है एक्सपोर्ट करना, कि भाई मैं इस कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ से एक तरीके से भेज दिया। अब इसको जिसको भी यूज करना है ना, ब्राउजर के पास में। ब्राउजर के पास में क्या, हाँ ब्राउजर के पास में या पूरे प्रोजेक्ट में मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ये आउट फॉर एक्सपोर्ट है। अब जिसको भी इसको यूज करना है ना, वो चाहो इस पे इंपोर्ट का ये लिखो और इसको यहाँ पे डाल के इसका पार्ट डाल दो जहां पर भी ये है फाइल, जहाँ पे है। अच्छा। ये जो फाइल है ना, ये जो मैं कार्ड लिख रहा हूँ, ये है इस फाइल का नाम। ठीक है, कार्ड फाइल का नाम है वो। हाँ ये जो है ना, ये पाथ है समझ गया बेसिकली। समझ गया। और ये है इस कंपोनेंट का नाम। यहाँ पर जो नाम है ना, ये नाम है। अगर मैं चाहूँ तो इसको कार्ड बॉक्स कर दूं, इसको कार्ड बॉक्स कर दूं। अब इसका मतलब यही है कि मैंने ये कार्ड बॉक्स के नाम से कंपोनेंट बनाया था। अब मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ ताकि इसको और कोई यूज कर ले। इसका ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब, ये मतलब एक सिंटेक्स होता है ये वाला जो पूरा है ना, ये एक कंपोनेंट का सिंटेक्स है अगर आप इसको देखो तो। एक कंपोनेंट का सिंटेक्स है, ये फंक्शन बनाया, कंपोनेंट का नाम, ये एरो फंक्शन अपन ने क्रिएट किया, वैल्यू रिटर्न कराई और ये एक्सपोर्ट कर दिया। जितने भी फंक्शन बनेंगे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में, अगर मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा, अभी दिखा सकता हूँ, तो वो यही तरीके से बनते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये मैंने बनाया। अब मैं इसको ऐप वाले एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ। ये मैंने कार्ड लिखा, ये कार्ड लिख के ये मैंने इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर लिया। कार्ड वाला मैंने ये ऐप वाले में कॉल कर लिया। अब देखते हैं अपन को कैसा दिखता है वो। सेव कर दिया था, ये देख लीजिए। अब मेरा उस कंपोनेंट के अंदर ये वाला कार्ड टाइटल वाला कंपोनेंट आ गया। अभी वो मैंने अनकमेंट कर दिया। तो ऐसे मतलब अब ये रिएक्ट वेबसाइट है प्रॉपर। एक मेन ऐप कंपोनेंट के अंदर मैंने दूसरा कंपोनेंट कॉल कर रखा है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि इसको डायनेमिक कैसे बनाया जाता है ना। अभी मैं चाहूँ तो एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो खा रहा है जगह। इसको हटा देते हैं अगली बार, इसको ऐप ही रहने देते हैं फॉर टाइम बिंग। ठीक है, अब अपन एक डेटा बनाते हैं, डेटा सेट। डेटा सेट, ये एक एरे बना रहा हूँ मैं। ठीक है ना, एरे में बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मैं डाल रहा हूँ टाइटल। टाइटल में मैं डालता हूँ नेम्स, माधव, डिस्क्रिप्शन, ये अभी मैं बताता हूँ थोड़ा, पर बना लेता हूँ इसमें। तो मैं चाहूँ तो कॉपी भी कर सकता हूँ, वैसे मेरे पास है। डेट, डेट डाल दी, 2/12/2019। किसी को इसमें डाउट है क्या कि ये चीज जो हो रही है वो क्या है? किसी को भी? बाकी अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना, है ना। ठीक है,
अब ये एक डेटा सेट क्रिएट किया है अपन ने, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये एपीआई देती है अपन को। जब डेटाबेस से डेटा लेके आते हैं ना अपन, तो ये चीज डेटाबेस से लेके आते हैं। इतना सा काम होता है बैकएंड का। बैकएंड अपन को ये डेटा देता है। जो एपीआई कॉल होके, जो अभी अपन एपीआई जब कॉल करेंगे ना, प्रोजेक्ट बनाएंगे जब, तो आप देखना कि एपीआई रिटर्न करेगी ये वाला चीज सॉरी, इतना वाला चीज, एक एरे रिटर्न करेगी जिसमें मल्टीपल डेटा होगा। टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, डेट है, और मतलब देयर आर वेरियस थिंग दैट वी हैव जो अपन उसमें यूज करेंगे। अब अपन ना काम होगा एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, इसको डिस्प्ले कराना है अपने कार्ड कंपोनेंट में। ठीक है, वो सारा गेम अब अपने हाथ में है। अब देखना, अब अगर आपको याद, और एक चीज और, कि अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से भी जा सकता हूँ। ये नेविगेशन होता है। अगर मैं चाहूँ तो मेरा जो कंपोनेंट है वो ऐसे, यार मैक में तो कमांड होता है, अपने विंडोज में कंट्रोल होगा। कंट्रोल से क्लिक करोगे आप, तो आप इस पे जा सकते हो। अब ये देख रहे हो आप, ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पर, पैरामीटर है सॉरी। अब मेरे को वहां पे ये एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना है ना। इसको कंडीशनल रेंडरिंग कहते हैं, है ना। अब मुझे यहाँ पे ये कंपोनेंट बार बार कॉल करूंगा लूप चला के। ठीक है, अब मेरे पास जैसे 3 है ये, अगर मैंने इस एरे पे लूप चला दिया, इसको 3 बार लूप चला दिया ना, तो क्या होगा, ये 3 बार रिपीट होगा, 3 बार रिटर्न होगा, और ये 3 वहां पे कार्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इसका एक फंक्शन होता है मैप। मैप फंक्शन के बारे में आपने सुना हो, चलो मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ, मैंने लिख के रखा हुआ था। ये वाला फंक्शन होता है, ये कंडीशनल रेंडरिंग हो रही है अपनी, ये रही। अगर मैं चाहूँ, चलो एक बार इसको लिख के दिखा देता हूँ। मैंने सिंटेक्स के लिए कॉपी कर रहा है, टाइम बचाने के लिए, तो कॉपी कर लेते हैं। ये इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये है डेटा सेट। हाँ जी, अब अगर आप देखोगे ना, ये यहाँ पे क्या हुआ है, इस वाले, अच्छा किसी को पता है कि मैप फंक्शन क्या होता है? लूप के बारे में सबको पता है, लूप क्या होते हैं? लूप होते हैं, एक चीज को बार बार आइटरेट करने को लूप कहते हैं, लूप करना। अगर अपन, है ना, अगर अपन एक किसी चीज को लूप में डाल के, लूप सबको पता ही होगा। मैप है ना, एक इसका एडवांस्ड वर्जन है। जैसे अगर आपको याद हो, फॉर लूप में अपन को एक कंडीशन देनी पड़ती थी कि जब तक इस पर्टिकुलर वैल्यू की वैल्यू प्लस प्लस करके अपन डालते थे कि अगर 10 से कम हो तब तक ही वो चले, तो वो 10 बार आइटरेट होके अपने आप बंद हो जाता था लूप। कंडीशन लगाई लगाई जाती थी। अगर किसी को डाउट है तो मैं 2 मिनट लेके उसको समझाना ज्यादा प्रेफर करूंगा, रादर देन आप कंफ्यूजन में रहो। तो आप बता देना, अपन एक बार कहीं कुछ खोल के दिखा सकते हैं डिफरेंस। पर मैप में क्या होता है, मैप में एक फंक्शनैलिटी ऐड ये हुई थी, है ये भी लूप ही। ऑल्दो लूप भी बहुत तरीके के होते हैं, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, बहुत तरीके के होते हैं। फॉर लूप होता है, इसके अंदर भी फॉर इफ लूप होता है, कई सारे के लूप होते हैं, बट मोस्टली जो यूज आने वाला जो लूप है ना, वो मैप है। मैप में क्या होता है, मैप अपन को 2 चीजें रिटर्न करता है। एक तो जो इसका ऑब्जेक्ट है वो, जैसे मैंने इस पे लूप चलाया ना, तो मैप जितनी बार इसके अंदर एलिमेंट्स है ना, अभी ये जो एक एरे है ना, वो कहलाएगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक एरे है जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अभी ये जो एरे है ना, डेटा सेट, ये कहलाएगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये पता है कितनी बार चलेगा? 3 बार। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है। ये मुझे इसको डिफाइन नहीं करना, ये खुद बता देगा, खुद बता देगा। ये खुद ही समझ जाएगा कि इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो 3 बार रेंडर करूंगा मैं। मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं कि इसमें 3 एलिमेंट है तो 3 बार चलना है। ये मैप की खासियत होती है। ऑल्दो अपन मैप के अंदर डेटा के साथ खेल भी सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो पर अपन आगे करेंगे। अभी बेसिकली अपन इतना सा समझ रहे हैं कि मैप एक वो होता है। अब आपको अगर इस सिंटेक्स को अगर समझना है, तो ये कंडीशनल जब रेंडरिंग होती है ना, देखो आप, मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ इसको, अपन इसको बना लेते हैं, लिखने से ज्यादा फायदा आएगा। जब भी कंडीशनल रेंडरिंग होती है ना,
तो वो पैरेंथेसिस के अंदर होती है ना। जब भी अपन कोई भी मैप, कोई भी फंक्शन यूज करते हैं, किसी भी तरीके का मैप चलाएंगे या कोई भी तरीके का फॉर्म बनाएंगे ना, तो वो इस पैरेंथेसिस के अंदर आता है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। ठीक है। अब इसके अंदर अब आप कुछ भी कर सकते हो। अब आपने इसके अंदर मैप चला दिया जावास्क्रिप्ट का, डेटा सेट डॉट मैप, मैप फंक्शन होता है प्रॉपर मैप। अपन को ये अपन ने इसका ब्रैकेट बनाया नॉर्मल चलाने के लिए, ये तो सबने देखा ही होगा जिसने भी मैप यूज किया है। ये ब्रैकेट बंद किया अपन ने इसका। यार ये और ये इसकी वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज में डेटा है, डेटा में आप कुछ भी रख सकते हो, है ना। डेटा कोई फिक्स नहीं है। डेटा में आपके पास ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते रहेंगे आपके पास इसके। अभी ये खाली है ना, तो देखो अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपने एक लूप तो बना दिया, आपने मैप तो बना दिया, पर आप इसके अंदर कुछ डालो, कुछ इसको यूज करो, तभी ये एरर हटेगा। खाली नहीं छोड़ सकते आप इसको बना के। इसका एरर का मतलब ये है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना कार्ड कंपोनेंट नॉर्मली कॉल कर देता हूँ, ये देख लो आप कार्ड कंपोनेंट, अभी मैंने इसके अंदर कार्ड कंपोनेंट कॉल कर दिया, तो अब ये कितनी, ये इससे मतलब नहीं इसके अंदर क्या डेटा है क्या नहीं, अब ये लूप चलेगा जितनी बार भी ऑब्जेक्ट है ना। अभी अपन इसको देखते हैं कैसा चल रहा है ये। देख रहे हो 3 बार आ गया ये। मैंने ना इसको ये बताया कि इसको, अभी मैं इसको अगर एक और बढ़ा दूं ना इसके अंदर डेटा, अगर किसी को, अगर आप लोग को ये लगे ना कि यार ये तो आता है बेसिक है, तो बता देना, अपन टाइम वेस्ट ना करें। अब ये 4 बार कर दिया मैंने रोहित का भी डाल के। मैं इस ये यहाँ से सेट कर रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली एपीआई से अपने पास डेटा है ना, ऐसे आता है, तो अपन अब इसको इतना कॉम्प्लेक्स, अपन उसको पहले काउंट निकालें कि डेटा कितना, और ये चेंज होता रहेगा बार बार, तो अपन फिक्स काउंट भी नहीं दे सकते। वैसे अपन लेंथ से निकाल सकते हैं, बट स्टिल मैप एक बेटर ऑप्शन होता है। ठीक है, तो अब ये ठीक है, अपने को ये क्लियर हो गया कि भाई जितनी बार मैप में ऑब्जेक्ट्स होंगे उतनी बार ही आएगा। अब अगर आपको याद हो तो अपन ने ये 4 वहां पे सेट करवाए थे, 4 ऑब्जेक्ट में प्रॉप्स सेट कराए थे, इसको कहते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज। अब भाई मुझे इस वाले, अगर मुझे एक कंपोनेंट में डेटा भेजना है ना, तो उसके कई तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका यह है कि आप प्रॉप्स के थ्रू डेटा भेज सकते हो। अभी मान लो कि मेरे पास मेरा ये होता है मेन कंपोनेंट, ये वाला ऐप कंपोनेंट, इसके अंदर मैंने एपीआई कॉल करी, है ना। अब मुझे डेटा तो दिखाना है इसके अंदर, तो मैं कैसे दिखाऊं डेटा? या तो मैं जाऊं और इसके अंदर कॉल करूं, बट मुझे तो लूप में चलाना है इसको, तो मुझे यहीं से डेटा भेजना पड़ेगा, अलग अलग डेटा बार 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 बार। तो इसके लिए प्रॉप से डेटा भेजा जाता है। एक कंपोनेंट, एक पेरेंट कंपोनेंट से अपने चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पार्स करने के लिए, डेटा भेजने के लिए जो चीज यूज आती है प्रॉप्स, और ये प्रॉप्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी अपन फ्यूचर में आप काम करोगे तो आप देखोगे कि एक कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट प्रॉप्स के थ्रू भेजे जाते हैं, फंक्शंस भेजे जाते हैं, डेटा भेजा जाता है, सर्किट्स भेजे जाते हैं, सॉकेट्स भेजे जाते हैं, बहुत कुछ भेजा जाता है। बट ये अपन बेसिक लेवल पे अभी इतना अपन को टेंशन नहीं लेनी। अब अपन ने जो जो वहां पे लिए ना, वो मैं यहाँ से भेजूंगा। चलो कॉपी कर लो यार, ठीक है। अब अगर आप ये देख रहे हो तो डेटा, डेटा क्या है ये, है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये डेटा है, इसको डेटा क्यों लिया। ये एक वेरिएबल है, कुछ भी ले सकता हूँ। ये 2 चीजें देता है, ये डेटा सेट है, ये मेरा ये वाला है। पहले जब हम सीख रहे थे, मुझे ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता था कि यार ये डेटा सेट लिख दिया तो ये कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे कुछ चीज हो ना तो आप पूछ लेना, नहीं तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अब ये डेटा ही है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये इसके अंदर वैल्यू, बस मैंने इसको नोट किया, मैं इसको ई भी ले सकता हूँ, आई भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। और ये है इंडेक्स। ये इंडेक्स होता है, एरे का इंडेक्स जानते हो सब। अगर अगर ये एरे है ना, इसके अंदर 4 एलिमेंट है ना, तो इसके सबके इंडेक्स होंगे। जो पहला 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 एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा? 0, है ना। ये 0 इंडेक्स है, इसका 1 इंडेक्स है, इसका 2, इसका 3, 3 इंडेक्स है, और लेंथ आएगी इसकी 4।
है ना। तो ये वाला जो पैरामीटर होता है ये इंडेक्स रिटर्न करता है। अभी जो लूप का करंट इंडेक्स आ रहा है, मतलब इस डेटा में जब फर्स्ट टाइम आइटरेशन होगी तो इस टाइटल में माधव आएगा, सेकंड टाइम आइटरेशन होगी तो ये दौलत आएगा, फिर भूपेंद्र आएगा, फिर रोहित आएगा, और ये इनके इंडेक्स आएंगे। इंडेक्स की अपन को जरूरत एज सच अगर पढ़े तो पढ़े, पर एक चीज ये देखो आप, ये होता है इसका की। अपन को इसको यूनिक बनाना पड़ता है। जब भी अपन मैप चलाते हैं ना, तो अपन को इस वाले हर आइट्रेशन को एक यूनिक की देनी पड़ती है। रिएक्ट की फंक्शनैलिटी होती है, अपन को इसको बताना होता है कि भाई इसको यूनिक बनाने के लिए हमने, हो सकता है टाइटल तो सेम आए, तो टाइटल अपन यूनिक, हमेशा यूनिक होगा वो, जैसे डेटाबेस की आईडी होती है ना, वो कभी भी कॉमन नहीं हो सकती, वैसे ही इसका फंडा है कि इसको अपन को एक की देनी पड़ती है। इसको अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने इसको प्रॉप्स में लिया नहीं है, यहाँ पे मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे लूप चला रहा हूँ ना, इसलिए मुझे यहाँ पे एक एक यूनिफाइड, एक यूनिक की देनी पड़ रही है। ये इसका रूल है इसको यूनिक बनाने के लिए, ताकि वो प्रोसेसिंग में अगर सेम डेटा होता है तो उसको स्किप ना करे, इसको यूनिक बनाए। अगर मेरी तीनों वैल्यू भी सेम है ना, तो उसको सेम ना करे। ऐसा फंडा है रिएक्ट का, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट आपको याद रखना है कि इसमें की नहीं तो एरर दे देगा ये। अगर मैं अभी चला के भी दिखाऊं आपको, एरर दे देगा ये, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे इंडेक्स पास कर दिया, मैंने टाइटल पास कर दिया, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये डेटा डॉट टाइटल क्यों लिया है, डिस्क्रिप्शन डॉट डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन क्यों लिया है, ये भी सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप पूछ लेना कि क्यों आ रहा है, क्यों लिया है ये इसको टारगेट करने के लिए लिया है मैंने, क्योंकि मेरे पास हर बार एक डेटा में एक ऑब्जेक्ट आएगा, ये वाला। तो मैंने इसको टाइटल करने के लिए कि भाई डेटा डॉट टाइटल को मुझे दे देना, इसके अंदर पास कर देना। अब ये अपने आप लूप चला के इसको इनमें पास करेगा, और मेरे पास ये कंपोनेंट के अंदर ये 3 बार चलेगा। अगर मैं आपको कंसोल लगा के दिखाऊंगा अभी कि कैसे काम करता है ये आएगा पहली बार में टाइटल में माधव आएगा, दूसरी बार में वो ऐसे ऐसे वाइस वर्सा आता रहेगा, और अपने कार्ड में डेटा डायनेमिकली आ जाएगा। अभी ये डन है, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये है कमाल रिएक्ट का। सब जो डेटा आया था वो मैंने यार रेंडर कर दिया, बस यही है रिएक्ट में, यही करना होता है। ऐसे ही लिस्टें आती हैं, ऐसा ही काम होता है। किसी को इसमें कोई डाउट है अगर कोई, तो मुझे बता सकता है। इसको कंडीशनल रेंडरिंग कहते हैं, या कंडीशनल रेंडरिंग होती है। अब मैंने इसके अंदर इसको कॉल करके लूप चला के सारा डेटा पास कर दिया। देख लो अब ना मैंने कुछ कॉपी करा है, मैंने ऐसा भी नहीं करा कि भाई किसी को कॉपी पेस्ट, बार बार डेटा कॉपी पेस्ट करा है, सिर्फ इतना सा कोड है इसका। इसमें डायनेमिकली डेटा आ रहा है, वैल्यू पास हो रही है। अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, अभी प्रॉप से ना लूं, ये देखो माधव कर देता हूँ इसको, तो क्या होगा, हर कार्ड के अंदर माधव आएगा। ये देख लो, माधव माधव माधव, ये वो हो गया। ये टाइटल है, किसी को कोई दिक्कत? सबको पता है कि कंसोल कैसे लगा, कंसोल का यूज क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग कहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे देखा जाता है। अगर मैं कुछ भी कंसोल लगाऊंगा तो वो यहाँ आएगा। ये सबको पता है ना ये क्या यूज होते हैं। यहाँ पे अपन करते ही हैं, यहाँ पे कंसोल आता है, यहाँ सोर्सेज आते हैं, इस नेटवर्क में एपीआईज वगैरह आती हैं, जो भी अपन हिट करते हैं, तो वो अपन जब एपीआई यूज करेंगे तो देख लेंगे। ये रिसोर्सेज आते हैं, ये एक लोकल स्टोरेज होती है, लोकल स्टोरेज होती है, ये भी अपन बात करेंगे क्यों काम आती है, कैसे काम आती है। अभी इसका भी अपन अभी तक कोई यूज नहीं आएगा। यहाँ पे कंसोल आएगा, ये देख रहे हो आप, ये एरर कैसा आया, ये कह रहा है ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ये पहले का एरर आया हुआ है जो अपन ने नहीं भेजा था। अगर मैं यहाँ पे की नहीं भेजता हूँ ना, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ये रिएक्ट का रूल है कि हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक की होनी चाहिए। ये देख लो, ये दे दी इसने वार्निंग इस पे। अच्छा, सबको यही पता होना चाहिए कि है ना, ये जहां पर भी एरर आ रहा है ना, उसका ये लाइन नंबर भी देता है यहाँ पे एरर का देखने के लिए। अभी एरर आ रहा है app.js में लाइन नंबर 25 पे, यहाँ पे एरर आ रहा है इस कंपोनेंट में, तो इसने दे दिया, इसलिए ये की का ये यूज होता है।
और ये इंडेक्स का ये है अभी, और ये ही डेटा मेरे पास एपीआई से आता है, मैंने यहाँ से डायरेक्ट ले लिया। अब मैं इसमें चाहूँ, अगर मुझे इसके अंदर एक पैरामीटर और ऐड करना है तो मैं ये जाऊंगा इसके अंदर, प्रॉप्स के अंदर, यहाँ पे। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ ये काम, अगर मैं चाहूँ तो ये चीज यहाँ पे भी कर सकता हूँ, सेम चीज होगी, यहाँ पर भी एपीआई कॉल कर सकता हूँ, पर मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, इसको लूप में चलाना पड़ेगा बार बार। और जरूरी नहीं है कि मेरे पास, अभी क्या होगा फ्यूचर में अपन देखेंगे कि मैंने ये डेटा कॉल करा एपीआई से और इसको यहीं पे 10 कंपोनेंट बनाए और 10 में यूज करा है, तो अगर अभी तो मेरे पास एक कंपोनेंट है तो मैं यहाँ पर इसको प्रॉप्स की तरह बेची कर रहा हूँ, पर मेरे अंदर जाके भी कर सकता था मैं, पर अगर मेरे पास यहाँ 10 कंपोनेंट होते तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे हर 10 में अगर जहाँ यूज करना है तो मैं अंदर जाके जाऊँ, फिर उसको वहीं पे यूज करूँ लूप चला के। बट प्रॉप्स मैंने इसलिए यूज करे कि भाई मैंने एक बार यहाँ पे डेटा कॉल कर लिया, अब हो सकता है मुझे यहाँ 4 कंपोनेंट के अंदर डेटा भेजना पड़ेगा तो मैं प्रॉप से भेज दूंगा जहाँ जिसको भेजना है, पर मैंने डेटा एक बार ही डेटाबेस से कॉल करूंगा। बेसिकली ये फंडा है। अब भाई यहाँ पे किसी को, अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज ये ऐसे डेटा भेजा जाता है। और एपीआई से भी यही सेम काम होता है, बस कि एक स्टेप चेंज होगा जब एपीआई यूज करेंगे एपीआई इंटीग्रेशन में, और इसके अंदर सिर्फ एक स्टेप होगा कि ये जो कोड है ना ये नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर एक 4 लाइन की एपीआई कॉल होगी, HTTP एपीआई कॉल करके वो जो रिटर्न करेगा वो अपन रख लेंगे, बाकी सेम चीज होगी। मैं आपको यही का ये काम एपीआई कॉल करके भी दिखा सकता हूँ, अभी मेरे पास ऐसी एपीआई। हाँ डीप तो इतना है कि अभी हाँ 10 साल 15 साल भी कम है, पर यही काम आता है, मेन मोटा मोटा काम यही है। अगर मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट भी कोई दिखाऊं ना, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें भी सेम काम हो रहा है, ये लूप चल रहे हैं और यही चीजें हो रही हैं, ये सेम चीज हो रही है। देखो आप, अगर आपको लग रहा हो कि मैं से आपको चीज ही वो बताऊंगा जो काम आती है, अगर आप देखो ये लाइव प्रोजेक्ट है एक, अगर आप देखोगे ना इसके अंदर भी सेम चीज हो रही है, ये देख लो आप। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको रिलेटेबल लग जाएगा। ये देखो आप, ये कंपोनेंट बना हुआ है ना, ये ऐसे एपीआई कॉल होती है, जस्ट आप ये देख रहे हो आप, ये एपीआई कॉल होती है, ये पूरा एपीआई कॉल हो रही है और ये फिर यही डेटा सामने यूज आता है। बस ये जो अपन ने कॉल किया ना, ऐसे एपीआई कॉल करके डेटा लेके, ये कंपोनेंट जैसे अपन ने बनाया वैसे कंपोनेंट बना हुआ है, ये सेम वही तरीका है, थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बाकी चीज वही है। तो मैं चाहूँ अभी एक बार इसको मैं गिट पे पुश कर रहा हूँ, गिट का सबको एक्सेस मैंने दे रखा है, आप चाहो तो जाके डायरेक्ट वहीं पे देख लेना, कोड वोड सब आपको मिल जाएगा। और एक बात बताऊं, गिट आपको लग रहा हो ना कि गिट मैं फालतू में करा रहा हूँ, गिट के बिना आपका इंटरव्यू, आप चले भी गए ना तो आप कंपनी में इधर उधर भटकोगे, तो अगर आप जाओ ना तो गिट पढ़ के जाना। मैं आपको गिट बता दूंगा एक दिन में, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो। गिट के बिना सर्वाइवल है ही नहीं भाई, गिट आना ही चाहिए, काम आना है, गिट चलाना जरूर आना चाहिए। तो अभी आप कर सकते हो, अभी मैंने आपको दे रखा है, मैंने आप लोगों को रेपो बना के दे रखी है, आप उसको एक्सेस करो, उसका क्लोन बनाओ। जैसे आप जाओगे ये खुल जाएगी रेपो, ये अभी पब्लिक रेपो है, इसमें प्राइवेट रेपो बनती है वैसे, पर अपना कोई इतना इंपॉर्टेंट कोड नहीं है तो इसलिए मैंने पब्लिक रेपो बना रखी है। अभी देखोगे मैंने ये देखो कमिट करी ना अभी, ये सारा इसमें आ जाएगा, ये अपना कार्ड कंपोनेंट जो मैंने बनाया है ना, ये ऐप ऐप फाइल, ये देखो ये सारा अपन ने अभी जस्ट किया है, ये मैंने सारा भेज दिया आपको, सारा यहाँ मिल जाएगा, सारा का सारा, कुछ नहीं जाना, कुछ भेजना नहीं किसी और को। आप भी चाहो तो इसमें कोड पुश कर सकते हो, पर मैं अभी सजेस्ट करूंगा करना मत, और इसको कुछ हटाना भी मत। आपको यहाँ पे जाना है, ये लिंक उठाना है, इसको कॉपी करना है, अपने टर्मिनल पे जाना है, गिट क्लोन करना है, ये कमांड चलानी है, कहीं पर भी जाके गिट क्लोन। इससे क्या होगा, ये रेपोजिटरी आपके कोड में उसमें आ जाएगी, लैपटॉप में ये वाली कॉपी करके एंटर करोगे ना, एक फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर सारा कोड आ जाएगा, और उसको खोल के आपको जैसे मैं कोड पुश करूं, एक गिट पुल की कमांड चलानी है, आपके पास लेटेस्ट कोड आता रहेगा, बस।
बहुत सही चीज है ये। जो अपन भेजते रहते हैं ना, एक फाइल कुछ चेंज किया, ले फाइल ये ले ले, वो अभी रियल प्रोजेक्ट्स में ऐसे ही काम होता है। इसमें चाहो तो आप ब्रांच, मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि मैं चाहूँ तो अगर आप लोगों को गिट पढ़ना है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसमें मैं सबके नाम की एक एक ब्रांच बना दूंगा, सब आप अपना उसमें कोड पुश करते रहो, आपके पास भी अपडेट रहेगी और आप गिट भी चलाना आ जाएगा। अगर आप लोगों को हो तो मैं नई कमांड सबके लिए, सबके नाम की एक एक ब्रांच बना सकता हूँ यहाँ पे। ये देखो अभी एक नाम की है, मैं चाहूँ तो सबके नाम की एक ब्रांच बना सकता हूँ, जैसे मैं भूपेंद्र के नाम की एक ब्रांच बना सकता हूँ। ये मैंने ब्रांच बना दी, अब ये भूपेंद्र के नाम की एक ब्रांच बन गई। अब भूपेंद्र चाहे तो अपना कोड अपनी ब्रांच पे पुश कर सकता है, ये मेन डिफॉल्ट ब्रांच है, इस पे मैं पुश कर रहा हूँ। अब भूपेंद्र आप चाहो तो आप गिट की देखना, गिट कमांड गिट स्विच भूपेंद्र करोगे ना, तो आप इस पे चल जाओगे, अपना कोड इस पे पुश करो, आपका हर बंदा अपनी खुद की बना सकता है। तो आप लोग अगर थोड़ी मेहनत करोगे ना, गिट का थोड़ा देखो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने पास क्लोन है ही, आप क्लोन लो, कैसे क्लोन लेते हैं वो देख लो, ब्रांच अपनी खुद की बनाओ और उस ब्रांच पे कोड पुश करो। सच बता रहा हूँ, बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो कंपनी में जाके आप लोग फिर पूछोगे कि मेरा ये कर दो, कोई नहीं बताता फिर यार। तो आप अभी इस पे देखना जो भी अपन ने अपडेट करी है और ये बनाना। अब अपन जब कल मिलेंगे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सब ये बना चुके हों।